अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो ज़रा सुकून के साथ सुनिएगा क्योंकि आज का वीडियो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी होगा। तो चलिए, इससे पहले कि मैं तमाम डिटेल्स आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको आज का रनडाउन बता देती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बहुत अरसे से ये बातचीत चल रही थी कि जितने भी सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स जो हैं वो अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर के मुल्कों से भी जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं, उनको बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं, आज मैं उनकी तफसीलात भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हाजिर हों पार्लियामेंट के अंदर, एक ऐसी एंट्री और ऐसा दबंग मसला, और ख़ास तौर पे हमारे जो वज़ीर दिफा हैं उनका एक दबंग ऐलान आना और अफगानियों के पाकिस्तान के अंदर उनको बसाना, इसके अंदर बाजवा और फैज साहब का क्या किरदार निकला, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज आपको मैंने बताना है आज की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर कि किस तरह से शहरियार आफरीदी के सर में कील ठोंक कर उनके नाजुक अज़ा के ऊपर ईंटें बांध के उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, और वीडियो मंजर आम पर आने के बाद क्या इदारे सख्ते में आ गए हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आज तक कभी ये नहीं हुआ कि कोई सियासतदान किसी स्टैब्लिशमेंट के बंदे को या किसी आर्मी के बंदे को जो है वो ललकारे, लेकिन ऐसा किया है एक मर्तबा फिर से नून लीग के रहनुमा ने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम के अंदर बैठकर कहा कि मैं बिल पेश करने जा रहा हूं जिसमें जनरल बाजवा और फैज को पार्लियामेंट के अंदर बुलाकर पूछा जाएगा कि आपने अफगानिस्तान के जो दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तान के अंदर पनाह क्यों दी और उनको बसाया क्यों और इमरान खान से उनके हक में बयानात क्यों दिलवाए। ये पूरा मामला जो है ये उस वक्त यकसर तब्दील हो गया जब आज से ठीक कुछ दिन पहले पाकिस्तान के, हमारे अफवाज पाकिस्तान के 7 जो फौजी अहलकार हैं वो शहीद हो गए और इसके अंदर अफगानिस्तान मुलव्वस पाया गया। आपने देखा कि पाकिस्तान ने हमेशा से ये कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन अब की बात पाकिस्तान ने ये कहा कि जो कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और उसके नतीजे में मैं जरा आपके साथ ये खबर शेयर करने जा रही हूँ कि 7 अहलकारों की शहादत के बाद हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। रियासत बड़ी तेजी के साथ जनरल फैज और जनरल बाजवा के खिलाफ शिकंजा कसने पर आ चुकी है। पाक फौज के जवानों की शहादत पर वजीरिस्तान और अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक भी की गई, जो कि आप लोग जानते हैं। दहशतगर्दों के काफी मराकज को तबाह किया गया, ये भी आप जानते हैं, वहां से वीडियोस भी आ चुके हैं। इसके अलावा शोहदा का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ रूटीन से हटकर कुछ बड़ा करने का प्लान जो है वो कर लिया गया है। आपको अच्छे तरीके से पता है, हमारे जो वजीर दिफा हैं यानी ख्वाजा आसिफ, उन्होंने जनरल बाजवा और फैज के बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठकर ये कहा है कि पार्लियामेंट में मैं करारदाद पेश करूंगा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज को पार्लियामेंट तलब किया जाए और उनकी जवाब तलबी की जाए। ये कोई छोटा बयान नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इदारों की मर्जी के बगैर ही ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दे दिया होगा? आखिर उन्होंने दहशत गर्दों को उन्होंने कहा कि पूछा जाएगा उन्हें बुलाकर कि वापस क्यों आने दिया और किस मकसद के लिए उनको वापस लाए। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे पास इनके खिलाफ और भी बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। अब वजीर दिफा ऐसा कोई बयान देता है तो समझ जाना चाहिए कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, बल्कि वजीर दिफा के बयानात यानी कि रियासत का बयानिया इसमें शामिल करके बोल रहा है। ये खबरें आ रही हैं जी, क्योंकि रियासत ये मानती है कि 2018 से लेकर 2022 तक जो मुआशी तबाही हमारे मुल्क के अंदर हुई है, ऐसे हालात पहले कभी भी नहीं हुए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जनरल बाजवा की जो उनके ऊपर केस हुआ है उसकी समाअत मंजूर होना ये कोई छोटी बात नहीं है। इदारों की मर्जी के बगैर एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अगर एस्टैब्लिशमेंट ना चाहे कि कोई पार्लियामेंट में आए या ना आए तो उनकी मर्जी के बगैर ना तो कोई बयान दे सकता है, और अगर बयान दे भी दे तो उसको अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ता है। आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के मिजाज को। लेकिन अगर ये सब कुछ कहा जा रहा है तो आपके सामने चीजें जो हैं वो आ गई हैं। इसके अलावा कुछ और इल्जामात हैं जो जनरल बाजवा और फैज साहब के ऊपर मुबैना तौर पे लग रहे हैं, और इनका भी जो इजहार है वो ख्वाजा आसिफ ने टेलीविजन शो में किया। मैंने अपने कल के व्लॉग में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ख्वाजा आसिफ ने ये बताया था कि अफगानी जो हैं वो पाक फौज के अंदर भर्ती किए जा रहे थे, और ये सब कुछ कब हुआ? जनरल बाजवा और जनरल फैज के दौर में हुआ। इसीलिए उनको बुलाकर अब ये सब कुछ पूछा जाएगा।
اس کے بارے میں ذرا خبر سنیے، کیونکہ یہ چھوٹی خبر نہیں ہے کہ افغانیوں کو پاکستان کی فوج کے اندر بھرتی کر لیا جائے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہ ہو۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران نیازی کیا کیا گل کھلاتے رہے ہیں۔ نئے انکشافات کے مطابق افغان شہریوں کو جعلی دستاویزات پر فوج میں بھرتی کیا گیا۔ آپریشن کلین اپ کے ذریعے ابھی تک ایک کیپٹن اور ایک لیفٹیننٹ سمیت کئی افسران اور اہلکاروں کو برطرف کر کے پکڑا جا چکا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ خواجہ آصف نے شو میں بھی کی کہ میں نے خود فائلوں کے اوپر سگنیچرز کیے۔ مزید انویسٹیگیشن جاری ہے اور یہ دستاویزات کس نے بنائی اور اس میں کون کون شامل تھا، نادرا میں سے کس کس آفیسر نے ان کی مدد کی، ان کے علاوہ یہ تمام چیزیں، یہ بھرتیاں کیسے ہوئیں، اور اس کے اوپر جو تحقیقات ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس چیز کے اوپر بھی تحقیقات جاری ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف فوج کے اندر بھرتیاں ہو رہی ہیں، دوسرے محکموں کے اندر بھی جو ہے، خاص طور پہ سول بیوروکریسی کے اندر جو ہے وہ بھرتیاں کی گئی ہیں یا نہیں کی گئیں۔ ابھی تک انویسٹیگیشنز جاری ہیں اور آنے والے دن جو ہیں وہ جنرل باجوہ اور فیض کے لیے بہت ہی سخت ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی ان دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر بسایا اور اس میں عمران خان، یعنی کہ یہ جو ٹرائکا تھا جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا اور عمران خان کا، اس کا نتیجہ اور خمیازہ آج یہ قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت آپریشن کلین اپ چل رہا ہے۔ 9 مئی کے بعد پاک فوج وہ واحد ادارہ ہے جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی تھی، اور کتنے سارے فوجی جن کی فیملیز انوالو تھی 9 مئی کے اندر، یا کسی بھی طرح سے ان کا نام تھا، ان کی بیویوں تک کو گرفتار کیا گیا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلام آباد پولیس کے انسداد انتہا پسندی یونٹ نے سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والے 462 اکاؤنٹس بند کروا دیے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق پولیس نے منفی سرگرمیوں میں ملوث 1522 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر مذہبی اور لسانی منافرت پھیلانے والے 462 اکاؤنٹس کو بند کروا دیا گیا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اکاؤنٹس بندش کے لیے FIA کو خط لکھا جا چکا ہے۔ ترجمان پولیس نے بتایا کہ بند ہونے والے اکاؤنٹس میں 65 جو تھے وہ مذہبی اور 47 جو تھے وہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے اندر ملوث تھے، جبکہ 350 اکاؤنٹس جو تھے وہ دہشت گردی کے مواد پھیلانے کے اندر جو ہے وہ ملوث پائے گئے تھے۔ ترجمان کے مطابق باقی 1060 اکاؤنٹس کو بھی جلد ہی بند کر دیا جائے گا، ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں جی ان کی، وہ جو کہتے تھے یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں شیخ رشید کی، وہ شیخ رشید جو آپ کو پائے کھاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور پائے کی نلی اور اس کا مغز تک اندر سے نکال کے کھا جاتے تھے، آج کل پائے کھا کھا کے سیاست سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ایک نیا جسے کہتے ہیں مشغلہ اپنا لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیخ رشید روزانہ راولپنڈی کی سڑکوں کے اوپر آپ کو سائیکلنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، جس کا ویڈیو اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ چلو بہت اچھی بات ہے، 40 دن کا چلہ کاٹا، اور 40 دن کا چلہ کاٹنے کے بعد فائنلی ان کو یہ خیال آیا کہ مجھے اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا پروپیگنڈا جو ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ محمد اسامہ غازی نام کے ایک نام نہاد صحافی ہیں، کافی بڑے عمران دار اور کافی بڑے عمرانڈو ہیں۔ انہوں نے جناب ایک کلپ شیئر کیا، کلپ آپ کو سکرین کے اوپر سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا اور ان کا ٹویٹ بھی آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ محترم فرماتے ہیں، ایسے کام کے مشورے کون دیتا ہے؟ حکومت چلا رہے ہیں یا انعام گھر؟ جیولری باکس میں بجٹ والا آئیڈیا ہی نرالا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز نے پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ منظور کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری اتنے سالوں کی لیگیسی سمجھ لیجئے، یہ ایک آداب ہوتے ہیں کہ حکومتوں کے اندر آپ نے ایسے ہی نہیں کوئی چٹھی پکڑ کے کسی کے منہ کے اندر گھسا دینی ہوتی، باقاعدہ طور پہ یہ پچھلے 75 سالوں میں پورے دنیا کے اندر قانون نافذ ہے، پوری دنیا کے اندر یہ قانون رائج ہے کہ آپ نے جب بجٹ پاس کرنا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے جس باکس کے اندر لے کر آنا ہوتا ہے، وہ باکس جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ اب سکرین کے اوپر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ آپ کو جو صاحب نظر آ رہے ہیں لندن سے ان کا تعلق ہے، ان کے ہاتھ میں بھی جو ہے وہ اس وقت باکس ہے، اور اسے کہتے ہیں آفیشل ڈاکیومنٹ سیکیورٹی، یعنی اسے سیکیورٹی سے رکھا جانے والا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اس ریڈ کلر کے باکس کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سائفر کو آپ نے ہڈن رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن خان صاحب کو شاید اتنی تمیز ہی نہیں تھی، خان صاحب کو شاید ان ایتھکس کا پتہ نہیں تھا، خان صاحب کو سفارتی آداب کا بھی پتہ نہیں ہے، خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ دوسرے ممالک میں جا کر بیہیو کیسے کرنا ہوتا ہے۔ خان صاحب نے تو پہلے دن جب اوتھ لیا تھا تو وہ اوتھ کس طرح کا لیا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے، اور خان صاحب کیا حرکات و سکنات کرتے رہے ہیں، اور جنرل باجوہ کو دیکھ کر ہاتھ وہ اوپر کرتے تھے تو یہ بھی اوپر کر لیتے تھے، وہ نیچے کرتے تھے تو یہ بھی نیچے کر لیتے تھے۔ اب اگر عمران خان کو ہی وہ آداب نہیں پتا
تو कैसे उनकी पार्टी को पता होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो नाम नहाद जाहिल किस्म के सहाफ़ी स्क्रीन्स के ऊपर बैठकर राज कर रहे हैं, ये आपको इसी तरह की कहानियां सुनाते हैं और आप इनके पीछे, वो जिसे कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं। बहरहाल क्या हकीकत और सदाकत थी मैंने आपको बता दी है, जिसके ऊपर बड़ा एतराज उठाया जा रहा था। इसके अलावा आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। आपको पता है कि शेर अफजल मरवत ने कहा था कि मरियम नवाज ने उनको कत्ल करने के लिए $1 लाख की सुपारी दी थी। क्या कहा था शेर अफजल मरवत ने, जरा सुनिए। और फिर उनके बाद केस जब हुआ उनके ऊपर तो वो किस तरह से अपने बयान से यू टर्न ले गए, पहले जरा ये बयान सुनिए। पाकिस्तान के एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन हायर किए हैं और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। और क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है उसका नाम उस एविडेंस में सामने आया है कि जिंदाल के जरिए उन्होंने इंडियन के जरिए ये चीज़ रूट की है और शूटर जो है वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पर अटेम्प्ट हो सकता है। वो तमाम एविडेंस हम किसी भी बिलखसूस FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार हैं और एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की माफी हुआ है और उस कन्वर्सेशन में मरियम बीबी का नाम जो है सामने आया है उन रिकॉर्डिंग्स में। हमें इल्म है कि माजी में भी लाहौर में पुलिस के जरिए अपने सियासी मुखालिफिन को एलिमिनेट किया गया है। मैं ज़ाती तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। मरियम नवाज या कोई भी दूसरी शख्सियत इस पर कोई कादिर नहीं है। जी, तो आपने सुना कि शेर अफजल मरवत जो है वो क्या कह रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत को जब बुलाया गया FIA में और कहा गया कि सबूत दीजिए, तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने मरियम नवाज पे इतना बड़ा कत्ल का इल्जाम इस वजह से लगाया था क्योंकि मुझे एक MNA जिसका नाम नसीम अली है उसने बताया था कि मरियम नवाज तुम्हें मरवाना चाहती है। अब चलते हैं जी इससे भी बड़ी मुज़हिका खेज अजीबो गरीब किस्म की खबर की तरफ। इससे पहले कि ये मुज़हिका खेज खबर मैं आपके सामने खोलूं, उससे पहले अभी आपने गौर किया होगा कि जब मैंने शेर अफजल मरवत का क्लिप आपके साथ शेयर किया जिसमें वो मरियम नवाज के ऊपर अपने कत्ल और सपारी का इल्जाम लगा रही हैं, उनके जो अकब में खड़े हैं, उनके साथ बल्कि जो खड़े हैं वो शहरियार आफरीदी हैं। शहरियार आफरीदी का दिमाग जो है वो इतना खराब हो चुका है कि अब की बार उन्होंने अपनी कम्युनिटी और अपने पठानों को पागल बनाने का दोबारा से सिलसिला शुरू किया है। मोहतरम पश्तो में बोल रहे हैं, मैं आपको तर्जुमा करके बताती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। आपको साइड पे वीडियो नजर आ रहा होगा। हाथ में तस्बीह और मुंह से दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस कबीर शख्स ने झूठ बोलकर अपने जो कबाइल के लोग हैं उनको बेवकूफ बनाना शुरू किया और इसने कहा, मैं तर्जुमा करके बता रही हूँ, कि मैं जेल में नहीं जहन्नुम से निकला हूं। मोहतरम फरमाते हैं हर रात मैं चीखता था। वो कह रहे हैं मैं जब कहता था माँ 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 तो माँ के नाम के ऊपर ये मुझे और ज्यादा मारते थे। वो कहते हैं कि मैं चीखता था माँ मैं मर गया और ये लोग मुझे और ज्यादा मारते थे। उन्होंने इतना ही नहीं कहा बल्कि उन्होंने कहा कि इदारे जो हैं वो मेरे सर के अंदर कील ठोंकते थे, मेरे नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाते थे। ओए होए होए होए, मुझे लगता है मैं सुल्तान राही की फिल्म देख रही हूँ। सुना है कि एक मर्तबा सुल्तान राही की फिल्म जो है सऊदी अरब में लगने की इजाजत मिल गई और वहां पे जब सुल्तान राही को 25 गोलियां लगी और उसके बाद सुल्तान राही दोबारा जिंदा होकर खड़े हो गए तो वहां के जो हॉल के अंदर शीशे थे सिनेमा के अंदर, लोगों ने वो तक तोड़ दिए थे कि ये किस तरह का हीरो है। बिल्कुल वैसे ही शहरियार अफरीदी एक नंबर का झूठा और मक्कार शख्स है, फ्राडिया शख्स है। पहले ये शेर अफजल मरवत के साथ आया, इसने मरियम नवाज के ऊपर इल्जाम लगाया और अब ये कह रहा है कि इसके सर में कील ठोंक के, इसके नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगा के, साथ में ईंटें बांध बांध के इल्जाम मतलब वो लगता रहा। तो मेरा सवाल ये है कि अब जब इनके ऊपर केस होगा और इनको इदारों में बुलाया जाएगा तो जिस तरह शेर अफजल मरवत ने ये जवाब दिया कि मुझे भी किसी MNA ने बताया था, और ये भी मौसूफ कह देंगे कि मुझे भी किसी फरिश्ते ने आके ख्वाब में बताया था। लेकिन मेरा ख्याल है कि इदारों को इस चीज को अब नॉर्मल नहीं लेना चाहिए क्योंकि शेर अफजल मरवत का ये बयान देना कि मरियम नवाज ने उनकी जान की सुपारी दी है, शानदाना गुलजार का ये इल्जाम लगाना कि मरियम नवाज ने जिले शाह के ऊपर जो है वो गाड़ी गुजारी, 4 से 5 मरतबा हुक्म दिया कि उसको मारा जाए और उसके बाद अपने अपने बयान से दोनों मुकर गए और पेशावर हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार को जो है वो रिलीफ भी दे दिया। और ऐसे में इस कबीर शख्स का ये कहना कि इसके नाजुक अज़ा के ऊपर तशद्दुद हुआ, अल्लाह माफ करे, तो बस्तगफार, अगर इसके सर में कील ठोंके गए हैं तो यकीनन वहां पर निशान भी होंगे। मेरे ख्याल से इदारों को इसे बुलाकर पूछना चाहिए और अगर ये जवाब नहीं देता, सबूत नहीं देता, तो फिर इसको सचमुच कील ठोंक के इसके घर में भेजना चाहिए।
जनाब आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं? ये तमाम खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ख़ास तौर पे जो मैंने आपके साथ खबर शेयर की है कि जो शहरियार अफरीदी ने जो कुछ कहा है, इसका क्या सद्देबाब होना चाहिए, इस तरह की झूठी खबरों का फैलाव किस तरह से रोका जाना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर जो 462 अकाउंट्स को बंद किया गया है और अभी 1050 मजीद बंद होने जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मगर इसमें जो कुछ मारूफ सहाफ़ी हैं उनके अकाउंट्स भी बंद होने चाहिए। इसके अलावा जनरल बाजवा और फैज़ को जो पार्लियामेंट के अंदर बुलाने का फैसला किया गया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं? शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने